चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद वी आर स्टार्टिंग अवे विद क्वेश्चन नंबर 15. अभी यहां से टिल एंड आई हैव पुट सम रियली टफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए प्लीज. Semicon is an electronics company manufacturing tape recorders and radios. Its unit labor cost and selling prices are given in table 1. An extract from balance sheet as on 31st of March 2017 is shown in table 2. Its current ratio is 2. चलो करंट रेशो तो तुम लोग को याद भी होएगा, शायद एक ही रेशो वो याद होएगा, वो भी इस क्वेश्चन के अंदर आ गया. कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट्स टेप रिकॉर्डर्स रेडियोस. सेलिंग प्राइस है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट है. आगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2017. करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स. तो देख सकते हो करंट एसेट्स 2 लाख का है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख का है, तो करंट रेशो करंटली 2 है. ठीक है. अकाउंट्स रिसीवेबल, तुम लोग सीए उन लोगों ने फिर भी तुम लोग को मतलब तो वो बताया हुआ है, इंसल्टिंग मत लेना. अकाउंट्स रिसीवेबल इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स. थैंक यू. आगे इन्वेंट्री 100 units of raw material used for tape recorders, 100 units of raw material used for radios. ठीक है. सेमीकॉन्ड, एक मिनट, क्वेश्चन के अंदर जो भी अपने को निकालने का होता है दैट बिकम्स अ वेरिएबल, राइट. तो नेक्स्ट लाइन पे दे विल टेल यू Semicon must determine how many tape recorders and radios should be produced during April 2017. ठीक है. Demand is large enough to ensure that all goods produced will be sold. ठीक है. All sales are on credit and payments for goods sold in April will not be received till 31st of May 2017. ये डेट अंडरलाइन करके रख लेना. During April 2017, it will collect 20,000 in accounts receivable and must pay off 10,000 rupees of outstanding short-term bank borrowings and monthly rentals of 10,000. On 30th of 4 2017, it will receive shipment of raw material worth rupees 20,000, which will be paid for as on 31st of May 2017. The management also has decided that cash balance as on 30th of April must be at least 40,000. Aage. Also, banker requires that current ratio as on 30th of April 2017 must be at least 2 in order to maximize the contribution for April 2017. चलो उन लोगों ने तुम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे ही दिया. अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बेटा? मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन. इट हैज टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स फॉर अप्रैल 2017. एक मिनट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स मतलब बेटा आप लोग 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचते हो. कौन सा? टेप रिकॉर्डर, रेडियो. प्रोडक्ट मिक्स निकालना है मतलब ये निकालो how many units of tape recorders you will sell, how many units of radios will you sell. Assume labor costs are paid in the month in which they are incurred. Formulate this as LPP. चलो ठीक है, पहले मेरे को जरा बोलो इस क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी? 2. मेरे को बोलो x1 and x2 will stand for number of units of tape recorders and radios to be produced and sold. और अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है that is maximization of contribution. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लिखिए जरा प्लीज. Question number 15. लिखो let x1 and x2 be the number of tape recorders and radios to be produced and sold respectively. नेक्स्ट लाइन पे लिखिए रोमन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो मैक्सिमाइज Z
इज इक्वल टू, मेरे को बोलो 1 यूनिट ऑफ टेप रिकॉर्डर बेचते हो बेटा, कितने रुपीस का कंट्रीब्यूशन कमा लोगे? 200, 1000 माइनस 500 माइनस 300, सो 200 x1 प्लस 150 x2. सुनो बेटा, constraints is anything that will put a limit on x1 and x2. Those are your variables, no? ठीक है, तो anything that will stop the values of x1 and x2, those are your constraints in the question. ठीक है, तो मेरे को अभी ना तुम लोग constraints words के अंदर बोलो. I'll put that in the equation form, that's okay. मेरे को words के अंदर बोलो कि यहां पर दो constraints, तो शायद आपको पैराग्राफ के अंदर डायरेक्टली तो वो दिए हुए हैं, मेरे को नाम बस वो बता दो, मतलब ये बोल दो वो इंग्लिश वर्ड्स के ना सर कंस्ट्रेंट्स ये हैं, बोलो. उन लोगों ने क्या बोला है? मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट योर कैश बैलेंस हैज ऑन विच डेट बेटा? 30th of April. ऊपर जो बैलेंस शीट है वो विच डे की है? 31st March 2017. उन्होंने क्या बोला है? 30th April को तुम्हारा कैश बैलेंस एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 40,000. और एक और चीज है, करंट रेशो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. तो ये दो अलग अलग तो वो कंस्ट्रेंट्स है ना. लेट्स स्टार्ट अवे विद कैश कंस्ट्रेंट. ओके, तो चलो स्टार्ट वो कर लेते हैं. तो यहां पे लिखिए फर्स्ट कैश कंस्ट्रेंट. अच्छा, तुम लोग अभी एक काम जरा करो, बैलेंस शीट देखना, उसके नीचे एक बड़ा पैराग्राफ है दैट स्टार्ट्स विद सेमीकोलन मर्ज डिटरमिन. वो वाला पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो. बिफोर आई स्टार्ट विद दिस आई वांट यू ऑल टू नो ऑल द नंबर्स. वो पढ़ो एक बार जरा प्लीज. चलो अभी ना मेरे को बस वहां से तुम लोगों से ये पूछने का है कि भाई कैश किधर किधर वो इन्वॉल्व है. ठीक है, और कुछ नहीं है. तो आपका ओपनिंग कैश बैलेंस जरा चेक करो. ओपनिंग कैश बैलेंस क्वेश्चन के ना कितना है? 1 लाख. वहां से स्टार्ट हो जाते हैं. यू हैव टू बी रीचिंग टिल क्लोजिंग कैश बैलेंस. ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस है, क्लोजिंग कैश बैलेंस इक्वेशन फॉर्म में आएगा, वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं आएगा. एंड देन विल से कि वो वाला अमाउंट मिनिमम कितना होना चाहिए? 40,000. ठीक है, तो स्टार्ट हो जाते हैं. यहां पे लिखिए ओपनिंग बैलेंस 1/4/2017, $1 lakh. Add receipts. मेरे को बोलो कोई रिसीट्स है क्या यार इस पीरियड के अंदर? डेटर्स वाला ना. ओके, तो यहां पे अकाउंट्स रिसीवेबल, और कोई रिसीट मेरे हिसाब से तो नहीं है. लेस पेमेंट्स. अच्छा, पेमेंट्स के अंदर ना दो पेमेंट्स मेरे को दिखाई दे रहा है जिसका एब्सोल्यूट फिगर है अपने पास. मेरे को वो दो पेमेंट्स बताओ. एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऊपर 1 लाख रुपीस था लेकिन उसके अंदर से कितना पे करने का है? 10,000. तो एक काम जरा कर लेते हैं, यहां पे लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं. एक और भी है, देखो जरा, मंथली रेंटल है. तुम लोग वैसे भी एक मंथ का ही कर रहे हो. 10,000. अच्छा, मेरे को बोलो वो क्रेडिटर्स, वो जो 20,000 रुपया है वो लिखने का क्या? वो कभी पे होने वाला है?
31 में, हम लोग तो अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं। एक और चीज आना तो चाहिए, देखो एक कॉमन सेंस चीज भी है, मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता ना, दिस नेट फिगर शुड बी ग्रेटर देन 40,000, तो इट इज ग्रेटर नो, ओके वो तो है ही है ना, बट समथिंग हैज टू बी कमिंग इन फॉर्म ऑफ x1 एंड x2 ऑल्सो। एक और पेमेंट भी बच गया, कौन सा, लेबर कॉस्ट, लिखो इधर लेबर कॉस्ट। मेरे को बोलो लेबर कॉस्ट तुम्हारे हिसाब से क्या लिखने का बेटा, 500 x1 प्लस 350 x2, प्लस 350 x2, बस दिस विल बी क्लोजिंग बैलेंस as on 30th of 4 2017। तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख माइनस 500 x1 माइनस 350 x2। अभी दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस और सामने क्या बोला था, इट शुड बी एटलीस्ट कितना, 40,000, तो लिखिए इधर देयरफॉर 1 लाख माइनस 500 x1 माइनस 350 x2 should be at least greater than or equal to 40,000। चलो तुम्हारा मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका है, एक बार वो देख लो, आई डायरेक्टली ट्राई टू डू द थिंग्स। ये इधर चला जाएगा, -60 हो जाएगा, फिर ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, आई एम मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग बाय माइनस, ओके, तो साइंस ओवर हियर विल चेंज नो, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, 500 x1 प्लस 350 x2, आगे बराबर से बोलना, इज लेस देन इक्वल टू 60,000। चलो ये हो गया तुम्हारा एक कंस्ट्रेंट, कैश कंस्ट्रेंट। फिर एक तुम्हारा करंट रेशो का कंस्ट्रेंट है, ये अच्छा पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए, लिखो करंट रेशो कंस्ट्रेंट। अच्छा मेरे को पहले जरा बोलो, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट? तो करंट एसेट के ना 3 करंट एसेट आएंगे, बोलो कौन से, कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री आ जाएगा, करेक्ट? तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। देखो एक चीज, वो जो इन्वेंट्री होएगा ना, वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ही होएगा, फिनिश गुड्स तो नहीं होएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स के लिए सम के अंदर एक लाइन था मेरे ख्याल से कि वट एवर विल बी प्रोड्यूस विल बी सोल्ड, ऐसा किधर एक लाइन मैंने देखा था, डिमांड इज लार्ज इनफ टू एंश्योर दैट ऑल गुड्स प्रोड्यूस विल बी सोल्ड। तो ऊपर वाला जो इन्वेंट्री है वो रॉ मटेरियल का होगा, वैसे भी उसके ऊपर डबल एस्टेरिस्क मार के नीचे वो लिखा भी हुआ है कि 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर, तो ऑब्वियसली वो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, ठीक है? तो करंट रेशो उन लोग को कितना वो मांगता है यार, 2, ठीक है? तो करंट रेशो लास्ट डे पे मिनिमम 2 होना मांगता है, ठीक है? तो एक एक करके स्टार्ट हो जाते हैं, पहले करंट एसेट्स से स्टार्ट होते हैं, लिखो करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर भाई 3 चीजें आएंगी, सबसे पहले कैश। चलो यही एक चीज है जिसके लिए वो मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि कैश आपके पास था ना यार, क्लोजिंग बैलेंस ये था तुम्हारा, ठीक है? ये ना एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे यू ऑल कैन राइट 1 लाख माइनस 500 x1 माइनस 350 x2। ठीक है, उसके बाद एक तुम्हारा डेटर्स है या अकाउंट्स रिसीवेबल, अच्छा एक मिनट,
सब चीजें ना अपने अकाउंट्स के हिसाब से ही सोचो। तो अकाउंट्स रिसीवेबल, आई वांट द क्लोजिंग बैलेंस, मेरे पास तो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर कितने का दिया हुआ है? 30,000। इनर कॉलम में प्लीज लिखना। मेरे को तुम्हारा डेटर्स का अकाउंट तो बताओ जरा। ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है प्लस क्रेडिट सेल्स, नो लिखो इधर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मेरे को सोच समझ के बोलना और अभी बोलो चलो। 1000x1 प्लस 900x2, नो जो सेलिंग प्राइस है उधर वो 1000 है, उधर 900 है, तो सेल्स विल बी 1000x1 प्लस 900x2। कैन यू से लेस कलेक्टेड, नो? ओके, देखो जरा कुछ मिला क्या अपने को? 20,000। अभी प्लीज एब्सोल्यूट नंबर्स इसके नीचे लिखना, x1 वाला चीज इसके नीचे, x2 वाला इसके नीचे, ताकि सब कुछ एंड के अंदर थोड़ा सा वो इजी पड़ जाए। तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस 1000x1 प्लस 900x2। थर्ड, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री अकाउंट है ना, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने रुपीस का है? 70,000। चलो मेरे को अभी थोड़ा बहुत अकाउंट से सिखाओ। ये ओपनिंग स्टॉक है ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचने का है। मेरे को बोलो क्या करते हो बेटा? एड परचेजेस, उसके बाद भी बोलो लेस। COGS नहीं आता, ये रॉ मटेरियल है। लेस बोलो कंज्यूम्ड। चलो अभी थोड़ा सा सोचना फिर बोलना। मेरे को बोलो परचेजेस, क्वेश्चन के अंदर ही है डायरेक्टली। देखो अप्रैल मंथ के अंदर तुम लोग कुछ परचेज करने वाले हो मेरे ख्याल से। मतलब आगे वो नंबर बोलो। 20,000, नो? अच्छा, वो वाला मटेरियल परचेज तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पे कभी करोगे? मई के अंदर। बट वन मोर थिंग दैट इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट फॉर मी आफ्टर सम टाइम, वो वाला जो मटेरियल है तुम लोग परचेज कर रहे हो ऑन विच डेट? बोलो 30th ऑफ अप्रैल। लेकिन 30th ऑफ अप्रैल मतलब वो परचेज तो कर रहे हो ना इन दिस पर्टिकुलर मंथ। तो यहां पे लिख के रखो कितने रुपीस का था वो? 20,000। चलो अब मेरे को ये बता देना, मेरे ख्याल से तुम लोग बता पाओगे कंजम्पशन। मेरे को बोलो रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होएगा? इक्वेशन बोलना अभी। 300x1 प्लस 400x2। तो ये आ जाएगा 90,000 माइनस 300x1 माइनस 400x2। चलो आई थिंक दीज आर योर 3 करंट एसेट्स, नो? ऑल डन। इसका टोटल अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा वो इजी होगा टू गेट। एड अप ऑल द एब्सोल्यूट नंबर्स, नो? कितना आ जाएगा बेटा? 2 lakhs प्लस 200x1 प्लस 150x2। करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर दो ही चीजें हैं ना? वैसे तो एक ही चीज है, कोई बोल सकता है, लेकिन दो चीजें हैं, तुम लोग को स्ट्राइक होना चाहिए। लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बेटा ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 1 लाख, लेकिन तुम लोगों ने 10,000 रीपे किया था ना? 90,000।
और ऑब्वियसली एक और चीज क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। 20,000 रुपए का माल खरीदा, उसके लिए पे नहीं किया अभी तक 20,000। बस करंट लाइबिलिटीज का टोटल कर लेना 1,10,000 और सब्ट्रैक्ट करके वर्किंग कैपिटल वगैरह वो मत ही निकालो, तुमको करंट रेशियो चाहिए बस। तो करंट एसेट है इधर, करंट लाइबिलिटीज है इधर, यहां पे अभी आगे लिख के रखो, राइट डाउन करंट रेशियो should be at least 2, no, greater than equal to 2. तो एक बार लिख लेना यार, CA अपॉन CL इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। करंट एसेट्स 2 lakhs प्लस 200 x1 प्लस 150 x2 divided by 1,10,000 should be greater than equal to 2. मैं अभी बस डायरेक्टली आंसर ही तो वो लिख रहा हूं, ये इधर चला जाएगा 2,20,000 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इट बिकम 20,000, वी लीव इट ऑफ देन लाइक दैट ओनली। 200 x1 plus 150 x2 greater than equal to 20,000। अच्छा, सबसे टफ वाला जो कंस्ट्रेंट है नॉन नेगेटिविटी, वो सबको मालूम है। उसके अलावा अब तुम लोग सम के अंदर देखो, कुछ और कंस्ट्रेंट है। मेरे को इक्वेशन नहीं भी बोलोगे तो भी वो चलेगा, मेरे को वर्ड्स के ना आइडेंटिफाई करके दे दो, आई विल डू द रेस्ट। लेकिन मेरे को आइडेंटिफाई तो करके दो कि सर कुछ और तो कंस्ट्रेंट्स हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या कंस्ट्रेंट है उसका? ठीक है, और कुछ सम के ना देखो, जो रॉ मटेरियल के लिए लिखा हुआ है ना, तुम लोग जरा सोचो, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एक दिक्कत तो आएगा। देखो जरा, मेरे को जरा बोलो, तुम्हारे पास जो रॉ मटेरियल है शुरू में कितने रुपीस का है? 70,000। मेरे को बोलो नया वाला स्टॉक कभी खरीद रहे हो? लास्ट डे। तो कैन यू से दैट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन? तो कैन यू से द रॉ मटेरियल दैट यू हैव इज द ओनली रॉ मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन? नो, क्योंकि जो नया वाला माल आएगा वो तो कभी आएगा? अप्रैल के लास्ट डे पे। समझ में आता है? समझ में आता है? अच्छा, अब ना मेरे को लेकिन एक लाइन समझ में नहीं आता, दैट यू हैव टू ट्राई टू टेल मी। ध्यान से पढ़ना, वो जो डबल एस्ट्रिक है, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल used for tape recorders and 100 units of raw material used for radio। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे को इस लाइन का मतलब नहीं समझा, फिर आईसीए का आंसर तो वो देखता हूं, फिर ही मेरे को तो वो समझ में आता है। 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर टेप रिकॉर्डर, ठीक है, एंड 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर रेडियो। मेरे ख्याल से जो आपके पास स्टॉक है, शुरू में आपके पास कितने रुपीस का स्टॉक है? 70,000। कैन से उससे ज्यादा मैं अप्रैल के अंदर यूज कर ही नहीं सकता, बराबर। और ये स्टॉक उतना है जितना 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल और 100 यूनिट्स ऑफ रेडियोस के लिए चाहिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट दैट इज द थिंग। लेकिन फिर भी ना मेरे को वो डबल एस्ट्रिक समझ में नहीं आता, ऑल्दो शायद तुमको समझ में वो आ गया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर टेप रिकॉर्डर एंड 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर रेडियो। अभी ना मेरे को एक चीज सच्ची में नहीं मालूम, यू कैन ट्राई टू गिव मी अ क्लैरिटी ऑन। मेरे पास रॉ मटेरियल फर्स्ट डे कितने रुपीस का था यार? 70,000। वो तो क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। कैन यू से मेरे पास और जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो तो लास्ट डे पे आएगा, दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस इज द ओनली मटेरियल दैट यू ऑल कैन यूज फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इससे ज्यादा कंजम्पशन चलो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो जो 100 यूनिट्स वाली स्टोरी है ना, अभी मेरे को कोई ना कोई यार वो समझाओ कि वो क्या लिखा, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर टेप रिकॉर्डर्स। मेरा दिक्कत पता है क्या है, मेरे को ये नहीं मालूम
Are these 100 units of raw material? Or these are that much raw material which can produce 100 units of tape recorders? तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? एग्जाम्पल के तौर पे वो वाला लाइन में 8th टाइम तो वो पढ़ रहा हूं, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर टेप रिकॉर्डर्स। देखो वहां पे ना मेरे हिसाब से जो वर्ड्स हैं, दोज आर 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर टेप रिकॉर्डर्स। लेकिन फ्रैंकली अगर ये 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है ना, 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है, तो फिर मेरे को इसके ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को क्या चाहिए कि जो तेरे पास रॉ मटेरियल है, आगे कोई बोलेगा, that is enough to produce कितना units of tape recorders, because it is not necessary that 1 unit of raw material will be used for 1 unit of the entire product, no. okay. फिर मेरे को ये वाला चीज वो समझ में नहीं आया, फिर मैंने आईसीए का आंसर देखा, उन लोगों का इंटरप्रिटेशन इस लाइन का ऐसा ही था कि दिस लाइन विल बी इंटरप्रेटेड एज इफ you have enough raw material that can make, आगे बोलो, 100 units of tape recorders and 100 units of radios. मतलब in other words, ICA themselves have interpreted that 1 unit of raw material is equal to 1 unit of finished goods also. ठीक है, whatever you all might say, लेकिन ये उनका तो वो interpretation है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है ना कि these are 100 units of raw material, ठीक है, तो फिर मेरे को इसके बाद एक और चीज भी चाहिए रहता, दैट इज हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ टेप रिकॉर्डर। समझ में आता है, लेकिन वो डेटा क्वेश्चन के अंदर ही नहीं है, तो शायद आईसीए ने वो मजबूरी के अंदर अज्यूम कर ही लिया कि यू हैव इनफ स्टॉक विच इज इनफ टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड 100 यूनिट्स ऑफ रेडियोस। ठीक है, अच्छा, तो अब बिना ये चीज मैं तुम लोग को लिखवा के तो वो दे देगा कि आईसीए ने ऐसा असम्पशन मारा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ना मेरे को एक सॉलिड डाउट है। नाउ दैट डाउट यू विल हैव टू क्लियर फॉर मी। तुम्हारे पास फर्स्ट डे पे कितना स्टॉक था? 70। लास्ट डे पर अभी और स्टॉक आएगा, बट जो लास्ट डे पर स्टॉक आएगा दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो मेरे को अभी कंस्ट्रेंट लिखना है इस हिसाब से। ठीक है, तो कहने से आप इस मंथ के अंदर उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते जितना इतना मटेरियल है, इससे ज्यादा मटेरियल तो है ही नहीं ना तेरे पास, तो देन योर प्रोडक्शन विल गेट लिमिटेड टू दिस, नो। ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन जो तुम लोग के दिमाग में इस वक्त आना चाहिए, सर आपने इतना बोला, मेरे को समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल वहां पर 300x1 समझा, प्लस इन दिस पर्टिकुलर केस 400x2। सर आपने वो इतना बोला तो अपने को ये स्ट्राइक हो जाता है, दिस इज फर्स्ट थिंग, समझा। तो दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर टेप रिकॉर्डर्स, दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम फॉर रेडियोस, एंड दिस इज इनफ। मतलब इससे ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि दिस विल बी कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर टेप रिकॉर्डर्स, दिस इज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर रेडियोस, एंड कैन से दिस आर मैक्सिमम मटेरियल दैट आई विल हैव, नो। समझा? तुम लोग को इस वक्त ये वाला चीज सोचना चाहिए था, लेकिन वो गलत है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये वाला कंस्ट्रेंट लिखा ना, दिस इटसेल्फ विल नॉट इंश्योर दैट 100 units of raw material, 100 units of tape recorders and 100 units of radios will only be manufactured. समझ में आता है? एग्जाम्पल के तौर पे प्रूव करता है। अगर मैंने यहां पर x1 का देखो 200 लिखा, और अगर मैंने x2 का वैल्यू 0 लिखा, तो कहने से ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 60,000। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इज 60,000 लोअर, लेसर और इक्वल टू 70,000? यस, बट स्टिल दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, नो। सो देयरफॉर आप लोग ये वाला चीज नहीं लिख सकते। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू विल हैव टू राइट कि x1 का मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितना है? 100, और x2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 100। तुम लोग ये लिखोगे ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन ये लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होएगा। समझ में आता है? क्योंकि अगर ये 100 हुआ मैक्सिमम, और अगर ये भी 100 हुआ तो वो मैक्सिमम, ये वाला इक्वेशन विल ऑटोमेटिकली बी ट्रू, नो, बट नॉट वाइस वर्सा। अगर तुम लोगों ने ये लिखा, फिर भी तुम लोगों को ये वाला चीज तो लिखना ही पड़ेगा। तुमको समझ में आता है?
तो वो वाला जो डबल एस्ट्रिक था, फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीए हैड इंटरप्रेटेड दैट यू हैव इनफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ टेप रिकॉर्डर्स एंड 100 यूनिट्स ऑफ रेडियोस, ठीक है। बट व्हाट आई हैड टू कन्वे टू यू ऑल, तुम लोग ये वाला चीज नहीं लिख सकता। अगर ये वाला चीज लिखेगा तो तुम्हारा आंसर वो गलत है, क्योंकि दिस विल नॉट रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल वैल्यूज टू 100, नो। लेकिन अगर मैंने इंडिविजुअल वैल्यूज को अलग से 100 वो कर दिया, देन ऑटोमेटिकली दिस थिंग इज इंप्लाइड, नो। फिर आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। इफ दिस इज ट्रू, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, नो। अगर मैं बोलता हूं x1 का मैक्स वैल्यू 100 है, तो बॉस फिर ये वाला चीज मैक्सिमम कितना हो सकता है 100, ये भी कितना हो सकता है 100, ऑटोमेटिकली दिस फिगर विल बिकम मैक्सिमम 70,000, नो। समझ में आता है? सो देयरफॉर ये लिखा यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स, ये लिखा ओनली देन यू विल बी गेटिंग मार्क्स, ठीक है। पहले वो इंटरप्रिटेशन ऑफ आईसीए लिखो। लिखो थर्ड, लिखो ICAI had interpreted इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो, वो वाला लाइन कॉपी करो जो डबल एस्ट्रिक के आगे है। had interpreted 100 units of raw material used for tape recorders and 100 units of raw material used for radios inverted commas closed as। नेक्स्ट साइन पे फिर से वो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो और लिखो कंपनी हैज इनफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस 100 units of raw material, sorry, to produce 100 units of tape recorders and 100 units of radios. Next line पे लिखो raw material stock on first day is rupees 70,000. Full stop. New raw material stock will arrive on the last day, comma, which will not be available for production during the month. Full stop. Therefore, only stock available for production is of rupees 70,000. Next time पे लिखो the below constraint is wrong. The below constraint is wrong. ये वाला चीज लिखो 300x1 plus 400x2 is less than equal to 70,000. Next time भी लिखना this is because this will itself not restrict
values of x1 and x2 to 100 units. Full stop. Therefore, correct constraint is ये लिख लेना, x1 should be less than equal to 100. नेक्स्ट साइन पे x2 should be less than equal to 100. नेक्स्ट साइन पे you all can write down by writing above two constraints we will automatically restrict consumption to $70,000. चले, आई गेस ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर डन. तो लिख सकते हो फोर्थ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. x1 comma x2 is greater than equal to 0. चलिए, that end question number 15. Question number 16 we all will start. I've tried to put more of the question जैसा वो exams के लिए तो वो आता है, because obviously they want you all to be using such chapters for solving normal वो business kind of तो वो problems. तो question number 16 पे आइए please. तुमको रेशोस का सारा चैप्टर भी याद आएगा. क्वेश्चन 16. The most recent audited summarized balance sheet of Stop and Shop Financial Services is given below. Balance sheet as on 31st of March 2017. Equity, share capital, reserves and surplus, term loans from IFCI, public deposits, bank borrowings, other current liabilities. Fixed assets, assets on lease, other fixed assets, investments in wholly owned subsidiaries. Current assets, stock on hire, receivables, other current assets, miscellaneous expenses not written off. ये नेक्स्ट लाइन ना अंडरलाइन करके रखो. द कंपनी इंटेंड्स टू एनहांस हिज इन्वेस्टमेंट इन लीज पोर्टफोलियो बाय अनदर 1000 lakhs. तो उसको अपना इन्वेस्टमेंट लीज पोर्टफोलियो के अंदर 1000 lakhs से बढ़ाने का है. इट इज नॉट अप टू 1000 lakhs. ओके, इट इज बाय 1000 lakhs. एक सेकेंड. तो उनको ना एसेट साइड पे 1000 का इंक्रीज चाहिए. तो कॉमन सेंस है, लाइबिलिटी भी 1000 से बढ़ेगा, तो तेरे को फिर 1000 lakhs का फंडिंग भी तो चाहिए. इफ योर एसेट साइड हैज टू इंक्रीज बाय 1000, योर लाइबिलिटी साइड विल आल्सो इंक्रीज बाय 1000. आगे, फॉर दिस पर्पस इट वुड लाइक टू रेज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इन सच अ वे दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेजिंग द एडिशनल फंड्स इज मिनिमाइज. तो तुमको तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिल गया कि अपने को एडिशनल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो है उसका कॉस्ट सबसे कम चाहिए. ठीक है. आगे, द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई टू द वे फंड्स कैन बी मोबिलाइज्ड. टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेट ओन्ड फंड्स कैन नॉट एक्सीड 10. नेट ओन्ड फंड्स का मतलब क्या होता था? आईपीसी से याद करो. नेट ओन्ड फंड्स मतलब क्या होएगा? तुमको याद नहीं आने वाला, वो क्वेश्चन के अंदर वो दिया हुआ है नीचे, तो वो जाने दो. आगे, पार्ट 2. Amount borrowed from financial institutions cannot exceed 25% of net worth. Net worth का मतलब क्या होता है? वो नीचे वो दिया हुआ है, मेरे को मत बोलो. आगे, पार्ट 3. Maximum amount of bank borrowings cannot exceed 3 times of net owned funds. Fourth, the company would like to keep total public deposit limited to 40% of total debt. The post-tax costs of different sources of finance are as follows. इक्विटी 25%, जिसको तुम लोग बचपन में के ई करके कुछ ना कुछ वो बोलते थे. तो गॉर्डन का फॉर्मूला आता था D1/P0 + G. ऐसा कुछ याद आता है? यहाँ वो विलियम शार्प का तो वो थियरी आता था, IRF = बीटा. जाने दो. तो वो 25% है, वो 25% है, काम खत्म हो गया. आगे,
टर्म लोन्स 8.5% है, पब्लिक डिपॉजिट्स वो 7% है, बैंक बोरोइंग्स 10% है. फॉर्मुलेट द अबव एज एन एलपीपी. बेस्ट न्यूज फॉर यू वो नीचे है, पढ़ो. टोटल डेट का मतलब क्या होता है? टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स प्लस बैंक बोरोइंग्स. प्लीज यार ना, बैंक बोरोइंग्स एंड टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो ऊपर अगर देखोगे ना, मेरे ख्याल से टर्म लोन्स फ्रॉम आईएफसीआई विल बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली. ठीक है, ऊपर बैंक बोरोइंग्स अलग से है, पब्लिक डिपॉजिट्स भी अलग से है. ठीक है, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस. नेट ओन्ड फंड्स का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस. चलो ठीक है, इस सम के तुम लोग मेरे लिए पहले एक काम करो. इस क्वेश्चन के ना मेरे को 4 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी. मेरे को डिफाइन करो x1, x2, x3, x4. बेटा क्या होएगा वो बोलो, बोलो. अमाउंट टू बी रेज्ड बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसके बाद टर्म लोन, मतलब वो जो भी वो 4 चीजें हैं क्वेश्चन के अंदर. समझ में आता है? क्योंकि वैसे भी अगर सोचोगे तो उन लोग को अपना एसेट साइड कितने से वो बढ़ाने का है? 1000. लाइबिलिटी साइड कितने से बढ़ेगा? 1000. तो उनको मेरे ख्याल से सम के अंदर लिखा भी हुआ था. देखो जरा बैलेंस शीट के नीचे वो सेकंड लाइन, फॉर दिस पर्पस इट वुड लाइक टू रेज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. तो ऑब्वियसली सम को तुमसे क्या चाहिए? कितना डेट उठाएं, कितना इक्विटी उठाएं एंड सो ऑन. और डेट का मेरे ख्याल से क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स है ना कुछ. ओके, सो लेट x1, x2, x3, x4 बी द अमाउंट दैट विल बी रेज्ड बाय वे ऑफ इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड सो ऑन वगैरह. ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग. लिखो, लेट x1, x2, x3 and x4 be the amount to be raised by way of equity, share capital, term loans, public deposits and bank borrowings respectively. नेक्स्ट साइन पे ये बनाएंगे, इल मेक योर जॉब बिट इजियर. लिखिए समरी, बिफोर एक पर्टिकुलर्स बिफोर आफ्टर. चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 65 था. हम लोग अभी इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे और कितना फंड्स रेज करेंगे? x1. तो बाद में हो जाएगा 65 प्लस x1. ऑब्वियसली रिजर्व्स एंड सरप्लस कोई रेज नहीं करता है. 110, 110, टर्म लोन्स 80. टर्म लोन्स के तौर पे और कितना पैसा आ जाएगा? 80 मतलब प्लस x2 आ जाएगा. पब्लिक डिपॉजिट्स पहले 150 था, अभी 150 प्लस x3. बैंक बोरोइंग्स 147 प्लस x4. अच्छा सुनो,
अभी इसके अलावा वो जो नीचे 3 टर्म्स है ना, दोज आई एम जस्ट राइटिंग, ताकि बार बार अपने को वो वाला टर्म्स रेफर करने की जरूरत ना पड़े। तो नीचे 3 टर्म्स हैं तुम्हारे पास, टोटल डेट। तो डेट के अंदर भाई देख ले यार क्या इंक्लूड किया है, टर्म लोन्स इंक्लूड किया है, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक बोरोइंग्स, इन तीनों का टोटल जरा मारो। $230, $377 और बाद में हो जाएगा 377 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। उसके बाद एक और टर्म है नेटवर्थ, उसका मतलब सामने क्या बोला है, इक्विटी प्लस रिजर्व 175, यहां पे 175 प्लस x1। उसके बाद नेट ओन्ड फंड्स, नेटवर्थ माइनस मिसलेनियस, मिसलेनियस देखो यार कितने का था 12, तो 163 आ जाएगा, 163 प्लस x1 आ जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक कंस्ट्रेंट के लिए हूं, बाकी तुम लोग खत्म कर लेना। तो लिखो अभी रोमन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के आगे मेरे को वर्ड्स के अंदर बताओ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन के अंदर, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स। लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन ऑफ cost of extra finance। तो नेक्स्ट लाइन पे मेरी हेल्प करो, मिनिमाइज z इज इक्वल टू, बोलना स्टार्ट करो आगे, बोलो कॉस्ट कैसे निकालेगा बेटा, जो इक्विटी का है कॉस्ट कितना है 25%, 0.25 नो 0.25 x1 प्लस 0.085 x2 प्लस 0.07 x3 प्लस 0.1 x4। कंस्ट्रेंट्स, बस ये वाला चीज मेरे को लगता है अगर मैं नहीं बोलता तुम लोग तो वो गलत वो कर ही देता। मेरे को एसेट साइड 1000 लाख से बढ़ाने का है, तो मेरे को लायबिलिटी साइड 1000 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। से मतलब डज नॉट मीन अप टू, ओके। मेरे को जरा बोलो, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं अमाउंट कंस्ट्रेंट, मेरे को बोलो, मैं जो तुमको हिंट्स दे रहा हूं वो बार बार, उसके लिए मेरे को यहां पर क्या लिख देना चाहिए, बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, अभी बराबर से बोलना, इज इक्वल टू 1000 लाख, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना। अभी यहां पे एक लाइन लिख देना तुम्हारी रेफरेंस के लिए, एसेट साइड हैज टू इंक्रीज by 1000 lakhs, full stop। Therefore even capital will be raised to the extent of 1000 lakhs। अभी बाकी तुम्हारा काम है, वहां पे 4 पॉइंट है 1 2 3 4, दोज विल बिकम कंस्ट्रेंट नंबर 2 3 4 5, 6th विल बी नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। तुम लोग कंस्ट्रेंट को नाम वो नहीं भी देगा तो भी वो चली जाएगा, लेकिन मेरे को फाइनल इक्वेशन बराबर वो करके देना। स्टार्ट करो 2 3 4 और 5, आराम आराम से वो खत्म करो, जो भी लिखा है बस वो इंप्लीमेंट ही करना है, नथिंग एल्स।
आता है। अपना सेकंड वाला तब तक चेक कर लेना प्लीज। साइंस वगैरह चेंज करोगे, दैट्स ऑल फाइन, नो प्रॉब्लम्स। माइनस आएगा ना इधर। हाँ ठीक है, 36 पॉइंट माइनस आता है ना अगर ऐसे रखा तो। ठीक है, थर्ड वाला अपना चेक कर लेना।
हाँ तुम्हारा फोर्थ वाला ये हो जाएगा, चेक कर लो. Fifth wala, company would like to keep public deposits limited to 40% of total debt. So public deposit should be less than equal to 40% of total debt. Public deposits कितना है बॉस? 150 plus x3 less than equal to 0.4 of 377 plus x2 plus x3 plus x4. तो 0.6 x3 minus 0.4 x2 minus 0.4 x4, correct no? Is less than equal to, कुछ माइनस आना चाहिए इधर. ये कितना आता है? 0.8. पॉजिटिव कैलकुलेट. ब्रैकेट वो एक्सपैंड किए, वी हैव शिफ्टेड द थिंग्स टू दिस साइड. ओके, एक बार ये हो गया तुम्हारा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. आगे सारे कंस्ट्रेंट्स ठीक है. चलो सुनो, they'll end your question number 16 that we had to be doing. Question number 17 से स्टार्ट करते हैं. सुनिए, consider a company that must produce 2 products over a production period of 3 months of duration. तो क्वेश्चन 3 मंथ्स के हिसाब से है, तो ये ध्यान में रखना, काम में आएगा अपने को बहुत. द कंपनी कैन पे फॉर मटीरियल्स एंड लेबर फ्रॉम 2 सोर्सेस, दैट इज कंपनीज फंड्स, मतलब जो उसके पास वो पड़ा हुआ है, एंड बोरोड फंड्स. फर्म फेसेस 3 डिसीजंस. तो कंपनी को ये प्रॉब्लम तुमको देके तुमसे 3 चीजें मांगता है. हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट 1, लेट इट बी x1. How many units it should produce of product 2, let it be x2. How much money it should borrow to support production of 2 products, let it be x3. और क्या, तो this is the amount to be borrowed. तो याद रखना x3 will stand for amount borrowed. ठीक है, आगे. In making these decisions, the firm wishes to know, in making these decisions, the firm wishes to maximize the profit contribution सब्जेक्ट टू कंडीशन स्टेटेड बिलो. ये प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन अजीब वर्ड डाला है, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है. तो अपने को प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. फर्स्ट, सिंस कंपनीज प्रोडक्ट्स आर एंजॉयिंग सेलर्स मार्केट, इट कैन सेल एज मेनी प्रोडक्ट्स एज इट कैन प्रोड्यूस. द कंपनी वुड देयरफॉर लाइक टू प्रोड्यूस एज मेनी एज units as possible, subject to production capacity and financial constraints.
The capacity constraints together with cost and price data are as given in table 1. Table 1 capacity, price and cost data. Product 1 and 2 selling price है, cost of production है, required hours per unit in department A, B and C. सुनो, available hours per production period of 3 months, 500, 400 and 200. Okay. आगे, the available company's funds during the production period will be rupees 3 lakhs. ठीक है. Bank will give loan up to 2 lakh rupees per production period for an interest rate up to 20% per annum. Provided company's asset test ratio is at least 1:1. Asset test ratio कभी कुछ किया था, वो liquid ratio करके कुछ ना कुछ होता था. While the loan is outstanding, take a simplified asset test ratio is given by surplus cash on hand after production plus accounts receivable divided by bank borrowings plus interest accrued thereon. Also make sure that the needed funds are made available for production for meeting the production cost. Formulate the above as an LPP. चलो स्टार्ट कर लेते हैं. पहले लेट्स ट्राई टू डिफाइन x1, x2 and x3. चलो यू राइट डाउन, लिखो जरा प्लीज. लेट x1 and x2 be the number of units of product 1 and 2 to be manufactured and sold next line पे लिखो let x3 be the amount borrowed बस. नेक्स्ट लाइन पे लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डैश मैक्सिमाइजेशन ऑफ, मैं वही लिखवा रहा हूं जो सामने वो दिया है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन. चलिए अभी नेक्स्ट लाइन पे वो लिखिए मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, अच्छा पहले मेरे को जरा बोलो, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 बना के बेचेगा, प्रॉफिट कितने का कमाएगा बॉस? 4. सेलिंग प्राइस 14 का है, कॉस्ट जो है 10 का है, सो देयरफॉर 4x1 प्लस 3x2. मैं तुमको क्या बोलता हूं, तुमको ये चीज वो सोचना चाहिए सर हर एक वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी तो आना चाहिए ना यार, वरना हाउ विल दैट इन्फ्लुएंस योर वैल्यू ऑफ z. नो, इट शुड कम ऑल्सो. तुम लोग सोचते रहना, थोड़ी देर में तुम लोग को खुद ब खुद स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाएगा कि यहां पर क्या आएगा. ठीक है, थोड़ी देर के लिए वेट वो कर ही लेते, तुमको स्ट्राइक हो जाएगा. यहां पे लीव वन लाइन, उसके बाद लिखो रोमन नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स. I'm writing R's constraint and there are 3 constraints to be written. आप लोग खत्म करो.
पहला वाला वो बोल दो, मेरे को समझ में आ जाएगा, बाकी ठीक है। बोलो 0.5x1 प्लस 0.3x2 इज लेस देन इक्वल टू 500। चलो ठीक है, सेम वे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो तुम्हारा करेक्ट ही होएगा अभी। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 कर लिया। पॉइंट नंबर 2, द कंपनीज फंड्स, द अवेलेबल कंपनी फंड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन विल बी 3 लाख। एक सेकेंड, ये बेटा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ऊपर जरा देखो सम के ने क्या लिखा था, हम लोग पैसा किधर से ला सकता है। देखो जरा, 2 ऑप्शन था। देखो जरा फर्स्ट पैराग्राफ, कंपनी कैन पे फॉर मटेरियल्स एंड लेबर फ्रॉम 2 सोर्सेज। विच 2 सोर्सेज बेटा? कंपनीज फंड्स एंड बोरोज फंड। तो उन लोगों ने लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास कंपनी का फंड्स कितना पड़ा हुआ है, 3 लाख। ठीक है, बस उधर कोई कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं है। मेरे को जरा बोलो x3 स्टैंड्स फॉर व्हाट बेटा? अमाउंट ऑफ बोरोड फंड्स। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट आएगा तो आएगा। ये तो खुद के पास 3 लाख रुपए वो पड़ा हुआ है, वो जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो उन लोगों ने बता दिया, थैंक यू, वो आगे काम में आएगा तो देख लेगा। पॉइंट नंबर 3 जरा पढ़ो, तो फर्स्ट लाइन पढ़ो और एक कंस्ट्रेंट फटाक से बोल दो। बोलो, बैंक विल गिव लोन ऑफ मैक्सिमम कितना? 2 लाख। तो कंस्ट्रेंट तो बोलो, x3 इज लेस देन इक्वल टू 2 लाख। नो, तो यहां पे लिखो लोन कंस्ट्रेंट x3 less than equal to 2 lakhs। अच्छा, उसी एडजस्टमेंट के अंदर बेटा एक एसिड टेस्ट रेशियो है। एसिड टेस्ट रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए? 1:1। तो यहां पे लिख सकते हो एसिड टेस्ट रेशियो शुड बी एटलीस्ट 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, एसिड टेस्ट रेशियो शुड बी एटलीस्ट 1। नो, तो अभी एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब उधर जरा देखो, एक एक करके विल जस्ट ट्राई टू क्रैक द मीनिंग। सबसे पहले क्या लिखा है? सरप्लस कैश ऑन हैंड आफ्टर प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद तेरे पास कैश कितना पड़ा होगा, दैट इज वॉट एवर इज मेंट बाय दैट। ठीक है, मेरे को तुम लोग जरा बोलो सरप्लस कैश ऑन हैंड आफ्टर प्रोडक्शन। ठीक है, लेट्स ट्राई टू टॉक ऑफ सरप्लस कैश, वो जाने दो। टेल मी कैश ऑन हैंड बिफोर प्रोडक्शन। अगर मेरे को कुछ बोलने का रहेगा तो क्या बोलेगा बेटा? 3 लाख। 3 लाख इज द कंपनीज फंड्स। लेकिन और बोलो, और बोलो, वी विल बोरो x3। नो, तो लिखो इधर 3 लाख तो अपना ही फंड्स था, वी वुड हैव बोरोड x3 ऑल्सो। अच्छा, तो मेरे पास इतना कैश था बिफोर प्रोडक्शन। ठीक है, इंक्लूडिंग द बोरोवल्स। अभी दे वांट सरप्लस कैश ऑन हैंड आफ्टर प्रोडक्शन। तो अब मेरे को बराबर से जरा बोलना माइनस, मेरे को बराबर से बोलो, अभी बराबर से बोलो, बोलो 10x1 प्लस 8x2। नो, अगर ब्रैकेट के अंदर वो लिखना है तो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना तो फिर आप दोनों वो माइनस कर दो, माइनस 8x2। अच्छा, वैसे कोई मेरे को एक और चीज भी बोल सकता है इसी वक्त, बिफोर आई रीड समथिंग मोर। मेरे को बोलो क्या? इंटरेस्ट। कोई ऐसा बोल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरेस्ट इज नॉट पेड। सर आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि ना उस इक्वेशन के अंदर वो जरा पढ़ो पॉइंट नंबर 3, डिनोमिनेटर के ना क्या लिखा है? बैंक बोरोइंग्स प्लस इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। मेरे ख्याल से इस चीज का मतलब कुछ ऐसे तो वो होगा, इंटरेस्ट वो ले लो जो अक्रू भी वो हुआ है, शायद वो इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, दैट्स द ओनली रीजन आई एम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट ओवर हियर। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, सरप्लस कैश ऑन हैंड आफ्टर प्रोडक्शन। आगे जरा पढ़ो, प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल। मेरे को बोलो अकाउंट्स रिसीवेबल कैसे मिलेगा भाई? दैट इज योर क्रेडिट सेल्स। नो, 14x1 प्लस 11x2। डिवाइडेड बाय सम के अंदर क्या लिखा है? बैंक बोरोइंग्स। मेरे को बोलो बैंक बोरोइंग्स बोले तो x3 प्लस इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। मेरे को सोच के बोलना यहां पे क्या लिखूं?
एक मिनट, तुम लोग कितने पीरियड के बारे में बात करता है? 3 मंथ्स। तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है? 20%। तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 5%। नो, सो 0.05x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक मिनट, अभी तक शायद तुम्हारे अंदर अक्ल आ गई रहेगी सर, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, अभी तो बोलो 4x1 प्लस 3x2, और बोलो और बोलो। सर अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते करते इंटरेस्ट विल आल्सो बी एन एक्सपेंस, नो, क्योंकि इंटरेस्ट बेटा हर एक वेरिएबल यहां पर तो आना ही चाहिए ना यार। तो आपका इंटरेस्ट कितना है? 0.05x3। यहां पे लिख लेना, ये इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है। चलो अपना सीपीटी स्किल्स तो दिखाओ, इसको सॉल्व करो। x3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x1 प्लस 3x2 बराबर है 3 lakhs भी इसी साइड, तो वो रहने देता हूं, तो मेरा क्या जाता है उसके अंदर? प्लस 3 lakhs माइनस 0.05x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो सुनो, पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बाकी है। ऑल्सो मेक श्योर दैट द नीडेड फंड्स आर मेड अवेलेबल फॉर मीटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। मेरे ख्याल से उस लाइन का मतलब ये होता है, इंश्योर करना कि तुम्हारे पास उतना कैश हो ताकि तुम्हारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो निकल जाए। ओके, लिखो जरा प्लीज, दिस इज फोर्थ कंस्ट्रेंट फॉर अस, लिखो। लिखो कैश कंस्ट्रेंट। अच्छा, तुम्हारे पास एटलीस्ट उतना कैश तो होना चाहिए ताकि योर प्रोडक्शन कॉस्ट कैन बी मेट। और प्रोडक्शन कॉस्ट के यार ना अभी तक इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, मेरे को जरा बोलो तुम्हारे पास कितना कैश है, पहले मेरे को वो बोलो। 3 lakhs नहीं बोलने का, 3 lakhs प्लस x3, and this cash should be at least enough to meet your production cost, no? मेरे को बोलो at least enough मतलब सिंबल क्या डालूं बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे मिल जाएगा? 10x1 प्लस 8x2। ये दोनों को इधर लेके आता हूं पहले, माइनस 10x1 माइनस 8x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 lakhs। (10x1 plus 8x2 minus x3 is less than equal to 3 lakhs.
फिफ्थ आप लोग नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लिख सकते हो. चलिए दैट एंड क्वेश्चन नंबर 17. तो सुनो 18th क्वेश्चन ना एक्चुअली आईसीए ने जैसे सॉल्व किया दैट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा चीज वो तुम लोग वो मेरे को तो बताओ. आई जस्ट वांट टू बी नोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. आईपीसीसी कॉस्टिंग वो मेरे अंडर किया तो शायद ये वाली चीज का आंसर तुम लोग वो कर पाओगे. सिंपल क्वेश्चन है. अगर किसने आईपीसीसी वो किया था तो तुम लोग आंसर फिर मत ही करना. सुनो एक बंदा स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक्स बेचने के लिए वो जाता है, ठीक है. उसके पास 10 कोल्ड ड्रिंक है. ही हैज टू बी सेलिंग देम इन अ चिल्ड स्टेट, ठीक है, वरना कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है. ही हैज टू बी सेलिंग देम इन एब्सोल्युटली चिल्ड स्टेट, कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है. सुबह स्टेशन पर बैठ जाता है 10 कोल्ड ड्रिंक्स लेके. एट द एंड ऑफ द डे ऑल द बॉटल्स गेट सोल्ड, ठीक है. उस बंदे का चिलिंग कॉस्ट का खर्चा भी होता होगा, ओके. I'm giving you this data. It cost him ₹2 per bottle per day to keep one bottle chilled for the entire day. ठीक है, एक बॉटल को अगर एक दिन के लिए वो ठंडा वो रखने का है, कॉस्ट इज ₹2. ठीक है, दिस कॉस्ट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई साइड इज कंप्लीटली अ वेरिएबल कॉस्ट. मतलब अगर एक बॉटल को हाफ डे के लिए ठंडा रखेगा, कॉस्ट विल बिकम ₹1. 1/4 डे के लिए वो ठंडा तो वो रखेगा, कॉस्ट विल बिकम 50 पैसे. ठीक है, तो सुबह 10 बॉटल लेकर वो बैठ जाता है, शाम तक एवरीथिंग गेट्स सोल्ड. दिस इज हिज चिलिंग कॉस्ट. ही हैज टू बी सेलिंग ऑल द बॉटल्स इन अ चिल्ड स्टेट. ठीक है, कोई कॉस्टिंग नहीं, अकाउंट्स नहीं, वो एफएम नहीं, प्योर कॉमन सेंस. मैं जो तुम लोगों से वो पूछ रहा हूं, उस बंदे का एक दिन का चिलिंग कॉस्ट का खर्चा कितना होता होगा, बस, और कुछ नहीं पूछ रहा हूं. व्हाट विल बी हिज टोटल चिलिंग कॉस्ट फॉर 1 डे. मैं ये आईपीसीसी के अंदर पूछता है, वहां पे भी कई लोग मेरे को आंसर तो कर ही देता है. बोलो बोलो बोलो. इसके लिए तुमको कोई स्टडीज की कोई जरूरत नहीं है. तुमको मुझसे एक क्वेश्चन वो पूछना चाहिए बिफोर यू विल एक्चुअली आंसर, जो तुम लोग मुझसे वो पूछ ही नहीं रहे हो. बोलो बोलो बोलो, पूछो पहले, पूछो पूछो पूछो. बॉटल्स कब बिकता है, तुमको वो पूछना चाहिए ना यार, वरना हाउ द हेल यू विल अराइव एट द आंसर. चलो ठीक है, आई आंसर दैट क्वेश्चन इन अ डिप्लोमेटिक वे दैट बॉटल्स आर सोल्ड एट इवन इंटरवल्स. ठीक है, हर थोड़ी देर के बाद उसका एक एक बॉटल बिकता रहता है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे ऑल द बॉटल्स गेट सोल्ड. ठीक है, और मेरे को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है. अब बस तुमको मेरे को बोलने की जरूरत है जो तुम लोग नहीं बोल रहे हो. उसका एक दिन का चिलिंग कॉस्ट का खर्चा कितना होता होगा. कैल्सी यूज कर रहे हो तो जिंदगी में आंसर नहीं आएगा तुम्हारा. बोलो. 20 तो नहीं आ सकता. बॉटल्स गेट सोल्ड ऑल्सो ना, तो कॉस्ट उसका कम होता रहता है ना. चीटिंग करके पास हुए थे ना आईपीसीसी, सच्ची बोलो. हम्म, 10 तो 10 कैसे आता है, वो करेक्ट आंसर है. बोल के कैसे आता है. करेक्ट. हाँ, तो धीरे धीरे कम होता रहेगा. ठीक है, सुनो. अगर नॉर्मल बंदे की तरह आई टू ट्राई टू टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग. स्टार्ट कितने से किया, 10. एक बॉटल बिका, कितना बच गया, 9. एक और बिका, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. वैसे तो स्टॉक इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, but if one number has to represent this entire day, that could be say the middle number, that is number 5 over here.
So what I can try to say, on an average, he had कितना bottles for the entire day? 5. When I'm saying 5, I'm saying on an average. On an average means कभी कभी 1 था बेटा, तो कभी कभी 9 भी तो था, कभी कभी 3 था तो कभी 7 भी तो था, कभी 6 था तो कभी 4 भी तो था, कभी 8 था तो कभी 2 भी तो था. But if one number has to represent this particular day, that could be say number 5. I can try to say on an average he had कितना bottles for the entire day? 5. 5 bottles he had kept for the entire day. When I say 5 bottles for the entire day, it does not mean that exactly I had 5 bottles for the entire day. But sometimes if I had more than 5, आगे बोलो. Sometimes I had lesser than 5 also. Okay. First half of the day I'll have more than 5. Rest half of the day I'll have lesser than 5. But if one number has to represent this entire day, that will be nothing but in this particular case number 5. तो आप लोग कुछ ऐसे बोल सकते हो, on an average we had कितना bottles for the entire day? 5. 5 into ₹2 per bottle per day. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10. इसी चीज को तुम लोग को शायद बचपन से अभी तक एक फॉर्मूला तो वो सिखाया गया रहेगा जिसका लॉजिक तुमको जिंदगी में नहीं मालूम. सर एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2. लेकिन दैट फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ, आगे कोई बोलेगा, स्टॉक इज कंज्यूम्ड इवनली. क्योंकि स्टॉक इज नॉट कंज्यूम वो इवनली, सेंटर नंबर विल नेवर एवर रिप्रेजेंट योर एवरेज. तुमको उतना मैथमेटिक्स समझ में आता है? सपोज उसी क्वेश्चन के अंदर आई ट्राई टू टेल यू, पूरे दिन बेचारे का बॉटल्स बिकता ही नहीं, लास्ट सेकंड ऑफ द डे somebody comes and buys all the bottles. अगर ऐसा होएगा उसका चिलिंग कॉस्ट 20 रुपए का होएगा. लेकिन if you still have to be saying sir chilling cost is 10 rupees sir, in that particular case you have to be assuming that bottles are sold at even interval. समझ में आता है बेटा? stock is a changing figure. You cannot count every second of your life, no? So therefore we have to settle for something like average. चलो ठीक है, अगर तुम लोग को अभी अभी एक क्वेश्चन तो पूछो, जब भी तुम्हारा स्टडी लीव स्टार्ट होएगा, मेरे को बोलो तुम लोग कितने घंटे तो वो पढ़ाई करेगा, तो कुछ भी एक नंबर फेंको तो अपने मन से, कुछ भी नंबर फेंको. हाँ, कोई 18 घंटे बोलता है, अभी वो तो वो सॉलिड फेंकता है, लेकिन चलो ठीक है. अभी 18 घंटे डज नॉट मीन दैट ईच ऑफ द डे इन 4 months यू विल स्टडी फॉर 18 hours. जिस दिन लीव स्टार्ट होता है उस दिन बहुत जोश आता है, एक दिन के बाद जोश वो ठंडा हो जाएगा. सो 18 hours might represent say your average, no? Okay. तो एवरेज फिगर्स आर यूज्ड अ लॉट बिकॉज यू कैन नॉट काउंट एवरी सेकंड. यार मैं ऐसा नहीं बोल सकता 9 है 2 है, आई कैन नॉट काउंट एवरी सेकंड. सो देयरफॉर वी ट्राई टू यूज एन एवरेज फिगर. ऑन एन एवरेज इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव 5 bottles फॉर द एंटायर डे इंटू ₹2 per bottle per day. किधर भी स्टॉक आता है ना, उधर तुमको ये एवरेज स्टॉक का फंडा मालूम होना चाहिए. एग्जांपल, जब भी छोटे थे, बहुत छोटे थे इन आईपीसीसी, तभी तुम लोगों ने ईओक्यू वाला चैप्टर किया था. उधर 2 कॉस्ट आता था, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट. याद आता है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला TCI इज इक्वल टू Q/2 इंटू CI. ऐसा कुछ किया था. Q/2 इज नथिंग बट एवरेज स्टॉक ना यार. ओके, सो इन एनी केस वेर एवर कैरिंग कॉस्ट कम्स, नो, यू शुड बी नोइंग कि एवरेज स्टॉक क्या होता है. ओके, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इज मेड अंडर द assumption that stock increases or decreases in a uniform manner. In case that assumption is not true, formula is not applicable. Okay, तो तुम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया जिधर ये फॉर्मूला ब्लाइंडली यूज वो कर ही लेते थे. एक चीज एटलीस्ट सीए फाइनल में आके तो सोच सकते हो, हाउ कैन स्टॉक ऑफ द फर्स्ट डे एंड द स्टॉक ऑफ द लास्ट डे represent average for the day, no? तुमको समझ में आता है? It can only represent the average figure can only be the middle number if stock increases or decreases in a uniform manner. So in all those questions wherever you have ever applied that formula is under this particular assumption. ठीक है? अभी ये assumption ऐसे को नहीं आता है. Okay? लेकिन ये चीज मैंने इसलिए तो वो सिखाया ताकि I can present my view whenever we do question number 18. Question number 18 start करते हैं. पढ़िए. The Voltas company produces an air conditioner and heating unit. ठीक है, तो वो एयर कंडीशनर भी है, हीटिंग यूनिट भी है. शायद आगे खड़ा रहेगा तो वो एयर कंडीशनर, उसके पीछे जाएगा तो वो हीटिंग यूनिट वो बनी जाएगा. आगे पढ़ो. That has got nothing to do with this question. आगे. The company currently has firm orders for 6 months into the future. The company can schedule its production over the 6 months to meet its orders on a regular basis or on a overtime basis. Consider orders and associate production cost for the next 6 months are as follows. Jan, Feb, March, April, May, June. तो हर एक मंथ के अंदर कितने यूनिट्स का ऑर्डर्स आया हुआ है,
590, 610, मतलब तुमको इतना यूनिट सप्लाई करने का है। आगे कॉस्ट पर यूनिट, रेगुलर प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट इतना है, ओवर टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन रेगुलर एंड ओवर टाइम बेसिस आर 500 and 300 respectively. With 75 air conditioners in stock at the beginning of Jan, the company wishes to have at least 100 air conditioners in stock at the end of June. The inventory carrying cost for air conditioners is rupees 10 per unit per month. ये लाइन फिर से पढ़ते हैं। Inventory carrying cost for air conditioners is rupees 10 per unit per month. ठीक है, formulate this as an LPP. चलो ठीक है, सुनो इस क्वेश्चन के ना अभी लास्ट 2 or 3 क्वेश्चन आई हैव ट्राइड टू कीप ऑफ द बेस्ट लेवल। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह शायद किधर तो वो मिलेगा ही नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं मिलता ना, हमेशा ऐसे सोच सकते हो सर एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव या होएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो या कॉस्ट मिनिमाइज करो। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के ना अगर वो देखोगे, उन लोगों ने हर मंथ का सेल्स दिया हुआ है लेकिन उन लोगों ने सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ। अगर सेलिंग प्राइस दिया भी रहता तो जरा सोचो, सेल्स तो फिक्स हो ही गया क्योंकि सेल्स का यूनिट दिया हुआ है। समझा तुम लोग को? तो बेटा सेल्स, अगर सपोज मैं तुमको ये बोल दूं क्वेश्चन के ना, चलो सेलिंग प्राइस सपोज 100 रुपीज है, तो कैन यू से सेल्स ड्यूरिंग द 6 months विल बी 590 प्लस 610 प्लस 650 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 700 ऑल दीज इनटू 100 रुपीज। नो, तो सेल्स तो तुम्हारा एक नंबर आ जाएगा, उसको तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं कर सकता ना अभी, वो तो कांस्टेंट हो गया यार। ओके, तो मेरे को बोलो सेल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन द हेल यू विल गेट हाईएस्ट प्रॉफिट? When your cost is least. So therefore obviously your job is to minimize cost in this case. Okay. और अभी सम के ना जरा देखना, कॉस्ट 3 टाइप्स का कॉस्ट दिया हुआ है, ढूंढो क्वेश्चन के अंदर। 3 टाइप ऑफ कॉस्ट है क्वेश्चन के अंदर, बोलो। रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवर टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। समझ में आता है? ठीक है, अभी जरा सोचो इस क्वेश्चन के अंदर ना मेरा ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी स्क्रीन पे जरा देखो एक बार। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट हो, तुम लोग नहीं करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इट इज मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, मैं बस ये चीज इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को ना वेरिएबल स्ट्राइक हो जाए जो अभी तक तुम लोग को नहीं मालूम है। तो माई जॉब विल बी टू मिनिमाइज जेड। ठीक है, मतलब मिनिमाइज जेड मतलब मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट विल बी रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट, आगे प्लस ओवर टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस इन दिस पर्टिकुलर केस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अभी तुम लोग बराबर से सोचना, इस क्वेश्चन के अंदर 18 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। सोचो जरा एक बार, 18 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। जब मैंने 18 बोला तब तो एटलीस्ट तुम लोग को स्ट्राइक होना चाहिए था, सर आपने बराबर बोला सर 18 वेरिएबल। तुम लोग मुंडी लाता है मतलब तुमको पता चल गया, तो मेरे को जरा बोलना, कुछ लिखो मत। x1 x2 x3 x4 x5 x6, रुको मैं x18 तक नहीं जा रहा हूं। y1 y2 y3 y4 मैं ऐसा करेगा, y5 y6, लास्टली से z1 z2 z3 z4 z5 z6। ठीक है, मेरे को जरा बोलो तुमको क्या लगता है दीज विल बी स्टैंडिंग फॉर, कुछ बोलो ऐसे, बराबर बोला करो। रेगुलर प्रोडक्शन वो मत बोलो, मैंने वो अंडरलाइन किया तो वो नहीं बोलने का, फिर मेरे को बोलो दे विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑफ द 6 months इन रेगुलर प्रोडक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, आगे ये तो अभी वो बोल ही सकते हो, बोलो number of units to be produced in each month in the overtime cycle. ठीक है, and obviously carrying cost will be incurred whenever you carry the stock. So therefore I assume that these are the closing stocks for each month. समझ में आता है? So therefore I'll require 18 variables ताकि all of them can get incorporated over here. ठीक है, अभी आराम से लिखना चालू करो, लिखो let x1, x2, x3, x4, x5, x6. B, the number of units to be produced in each of the months in
रेगुलर साइकिल। नेक्स्ट लाइन पे लेट y1 y2 y3 y4 y5 y6, इसमें वो वाईफाई भी आ गया था। टू बी प्रोड्यूस्ड in each of the 6 months in overtime cycle next and be let Z1 Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 be the closing stock of each month. ये लिखकर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, अभी काम वो करना बाकी है। लिखो रोमन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, minimization of total cost. लिखो minimize Z is equal to regular production cost plus overtime production cost plus carrying cost. चलो मेरे को बोलना तो स्टार्ट करो, एक दो बराबर वो बोल दोगे, मेरे को समझ में आ जाएगा कि तुम लोग करेक्ट हो। बोलो 50x1 प्लस 52x2 प्लस 51x3 प्लस 55x4 प्लस 47x5, सब कुछ एक लाइन में फिट करने का मत ट्राई करो, बाजू वाले के पास वो पहुंच जाएगा। 50x6 प्लस बोलो अभी 62y1 58y2 63y3 60y4 55y5 52y6 प्लस। सुनो सुनो सुनो, अभी ना ये आंसर आईसी का था, इसलिए मैंने वो तुमको ना एवरेज स्टॉक का बताया। आईसी ने क्या लिखा है ध्यान से सुन लेना, 10z1 प्लस 10z2 प्लस 10z3 प्लस 10z4 प्लस 10z5 प्लस 10z6। ठीक है, कोई मैथ्स के ना बहुत अच्छा होएगा सर 10 को वो कॉमन ले लो प्लीज। ओके सुनो, द डाउट इज नॉट दैट, वो इसके बाद आ रहा है। सुनो, इफ यू आर डूइंग दिस नो, इफ यू आर डूइंग दिस, जरा सोचना जो मैं इसके बाद बोलता हूं तुमको वो समझ में आता है तो वो इंटेलिजेंस वाली बात है। इफ यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, एक मिनट, हाउ डिड यू डिफाइन Z1? बेटा Z1 क्या था? क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ जैन मंथ। ठीक है, तो मतलब यू आर अज्यूमिंग दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस, मतलब प्रोडक्शन एंड सेल्स हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ। सोचो जरा जो मैंने बोला, मोस्टली तुमको समझ में नहीं आएगा लेकिन ट्राई करो, शायद आ जाए। यू अज्यूम दैट ऑल द ट्रांजैक्शन हैपेंड, आईसी ने कुछ अजम्पशन वगैरह वो नहीं मारा, ये उनका वो आंसर था, बट इनडायरेक्टली यू आर अज्यूमिंग दैट ट्रांजैक्शंस हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तुमको समझा? नहीं समझा? चलो ठीक है, मेरे को बोलो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक था बेटा, ओपनिंग स्टॉक जैन का कितना था? 75। ठीक है, स्क्रीन पे अभी जरा देखो, तुम लोग 75 यूनिट्स के साथ स्टार्ट किया, कौन से मंथ के अंदर स्टार्ट किया? बोलो जैन। तुम लोग और कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा? स्क्रीन पे देखो, X1 प्रोड्यूस करेगा इन रेगुलर साइकिल,
उसके बाद Y1 प्रोड्यूस करेगा इन ओवर टाइम साइकिल। तुमको समझ में आता है? ठीक है, माइनस तुम लोग यूनिट्स बेचेगा भी तो सही, यूनिट्स बेचेगा फर्स्ट मंथ के ना, जरा देखो तुम्हारा सेल्स कितना होएगा 590। कैन यू से दिस विल गिव यू क्लोजिंग स्टॉक? सो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक बेटा तूने कितना लिया है? Z1। यू आर अज्यूमिंग दैट आई कैरी Z1 यूनिट्स फॉर द एंटायर मंथ, नो? मतलब यू आर अज्यूमिंग दैट Z1 वाज योर क्लोजिंग स्टॉक फॉर द एंटायर मंथ। अरे तुमको समझ में आता है? मतलब यू अज्यूम कि जो ये वाले दो ट्रांजैक्शंस हुए ना बेटा, ये कभी हो गए फर्स्ट डे के अंदर ही। समझ में आता है? दैट इज व्हाई Z1 विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक नॉट ओनली ऑन द फर्स्ट डे, आगे बोलो, ऑन ईच एंड एवरी डे। तो मतलब अल्टीमेटली यू विल कैरी Z1 यूनिट्स फॉर द एंटायर मंथ, नो? तुमको समझ में आता है? समझा? अच्छा, मैं अभी तुमको ऑल्टरनेट्स वे बोलता हूं दैट आई कैन से, ऑल्दो एग्जाम्स के ना तो वो मत ही करना, ये वाला असम्पशन नहीं लिखोगे तो वो अच्छा है, वो एग्जामिनर को तो वो समझ में नहीं आएगा वैसे। सुनो, लेकिन अगर कुछ ऑल्टरनेट असम्पशन करने का था, कोई बोल सकता है सर आई शुड रादर अज्यूम दैट ट्रांजैक्शंस हैपन ऑन द लास्ट डे सर। ठीक है, तो जरा सोचो, इसके बदले में 750 आ जाएगा। $750 समझा? कार्टून लोग, जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था? 75। नाउ इफ ऑल द ट्रांजैक्शंस हैपेंड ऑन द लास्ट डे इन दैट पर्टिकुलर केस, फिर आपका फर्स्ट मंथ के अंदर फर्स्ट डे भी ओपनिंग स्टॉक 75 था, लास्ट डे तक भी 75 ही चलेगा, फिर 10Z2 के बदले में 10Z1 आ जाएगा। समझ में आता है? और तुम्हारा जो लास्ट वाला फिगर है 10Z5 आ जाएगा। समझा? समझ में आता है? फिर से बोलूं? नहीं, मेरे को बोलना है, मेरे को बोलो। यहां पर तुम्हारा वो असम्पशन क्या था? अगर मैं ICA के आंसर के लिए जाता हूं तो ट्रांजैक्शंस हैपन ऑन, कैसे पता चला तुमको? तुमको कैसे पता चला? वो मैंने बताया वो अलग बात है, लेकिन तुमको कैसे पता चला? क्योंकि यू अज्यूम दैट यू आर कैरिंग Z1 यूनिट्स फॉर द एंटायर मंथ। नाउ Z1 वाज ओरिजिनली द क्लोजिंग स्टॉक, नो? Now closing stock will also be stock on each and every day when you assume that transactions happen on the first day, no? समझ में आता है तुम लोग को? समझा? अच्छा ठीक है, if you assume that transactions happen on the last day, फिर तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? 750 प्लस 10Z1 प्लस 10Z2 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, एक्चुअली मेरे को ना ICA का असम्पशन वो अच्छा लगता है ना ये वाला असम्पशन, क्योंकि मेरे को क्या लगता है सर, इट इज ऑलवेज बेटर टू अज्यूम दैट sir transactions happen uniformly, no? तो then in that particular case I propose this answer। तुम लोग वो चीज वो लिखो मत, वो चली जाएगा, इन एंड में ICA का आंसर ही वो दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं वो वाले assumption के लिए जाऊं तो it will be, ध्यान से देखना, मैं कोई और कलर्ड पेन के अंदर लिखता हूं, रुको। हाँ, तो then in that particular case यहां पर क्या हो जाएगा? 10 into average stock, average stock will be 75 plus Z1 upon 2। ये समझ में आता है? समझा? उसके बाद प्लस यहां पे बोलो 10 इंटू Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। समझ में आता है? अगर मैं ये सारे को सिंप्लीफाई करने के लिए जाऊं तो थोड़ा सा, अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है तो 10 कैन बिकम कॉमन एवरीवेयर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 37.5, इसको अलग कर डाला। ठीक है, समझ में आएगा? सर Z1 अपॉन 2 इधर है, Z1 अपॉन 2 इधर भी है। समझा? तो इसके बाद अब मैं लिखता हूं, बस बोल देना सर समझ में आ जाता है मैथ्स। 7 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 प्लस Z5, कोई इंटेलिजेंट बंदा भी लास्ट वाला वो बोलेगा Z6 अपॉन 2 आएगा। बेटा Z6 के बाद कोई Z7 वाला कहानी तो नहीं है ना? तो इन एनी केस जो आपका लास्ट वाला है दैट बिकम डिवाइडेड बाय 2। समझ में आते हैं? दिस वुड हैव बीन अ फार बेटर आंसर, लेकिन ICA को एक कैरिंग कॉस्ट का फंडा इतना समझ में नहीं आता, तो दैट इज व्हाई दे ऑल हैव गिवन दिस पर्टिकुलर आंसर ओनली। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू द आंसर ऑफ द ICA वो ओनली। तो अभी यू ऑल कैन कॉपी डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग, 10Z1 प्लस 10Z2 रोमन नंबर 2 लिखो, कंस्ट्रेंट्स। चलो आई फिनिश ऑफ द क्वेश्चन नाउ। सुनो, कंस्ट्रेंट्स के अंदर बेटा क्या है? सम के ना जरा देखना, रेगुलर और ओवर टाइम प्रोडक्शन के अंदर मैक्सिमम कितने यूनिट्स बन सकते हैं?
500 300 I think so those must be 500 per month only यार, and I think that must be 300 per month only, क्योंकि अगर सपोज को बोलते हैं सर आप फर्स्ट लाइन अगर पढ़ते हो तो मेरे को लगता है तो सर वो टोटल होएगा, टोटल होएगा तो तुम पागल है, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स भी जरा देखो, फर्स्ट मंथ के अंदर कितना ऑर्डर्स है बेटा 590, फिर 610, फिर 650 एंड सो ऑन, अगर ये सब का टोटल तो ये करेगा, और अगर फिर तू ये बोलता है सर 500 और 300 टोटल होएगा, तो बेटा फिर तेरा सेल्स ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि देन मैक्सिमम प्रोडक्शन विल बी 800 नो, तो आई थिंक दोस पर्टिकुलर फिगर्स मस्ट बी पर मंथ, वो इंप्लाइड है। तो यहां पे पहले जरा लिखो फर्स्ट नंबर ऑफ यूनिट्स कंस्ट्रेंट, तो x1, x2, x3, x4, x5, x6 less than equal to 500, y1, y2, y3, y4, y5, y6 less than equal to 300. आगे जरा पढ़ो, with 75 एयर कंडीशनर्स इन स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ जैन। बेटा वो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो एक डेटा है कि आपके पास जब भी जैन मंथ स्टार्ट हुआ था तुम्हारे पास 75 यूनिट्स है, ये कंस्ट्रेंट है। पढ़ो, द कंपनी विशेस टू हैव एटलीस्ट 100 एयर कंडीशनर्स इन स्टॉक एट द एंड ऑफ जून। मेरे को जरा इसका कंस्ट्रेंट इक्वेशन के तौर पे बोलो, Z6 should be greater than equal to 100, नो? लिखो जरा क्लोजिंग स्टॉक कंस्ट्रेंट, Z6 is greater than equal to 6, sorry, is greater than equal to क्या बोलते हैं 100। सुनो, कुछ और बच गया, नॉन नेगेटिविटी वो मालूम है, उसके बाद कुछ और बोलो। एक बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स और बच गए, वो तुम लोग को स्ट्राइक होने चाहिए। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स बच गए। मेरे को कोई वर्ड्स के अंदर बोल देगा तो भी वो चलेगा, आई विल फ्रेम इट अप। नो, यू कैन डू बोथ ऑल्सो नो, आप रेगुलर के अंदर भी प्रोड्यूस कर लो और ओवर टाइम के अंदर भी प्रोड्यूस कर लो। वो तो कितना प्रोड्यूस होएगा बाद में x1 y1 का वैल्यूज विल टेल यू दैट नो। अगर सपोज इट इज बेटर टू प्रोड्यूस इन रेगुलर तो x1 का आंसर फिर ज्यादा आ जाएगा, y1 का आंसर कम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रेगुलर या सिर्फ ओवर टाइम, ऐसा तो नहीं है। नियर टू दैट। सुनो बेटा, कॉमन सेंस चीज है, जैन मंथ के नजर देखो कितना यूनिट्स वो बेचने का है 590, तो तुमको उतना प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना ताकि 590 यूनिट्स वगैरह बिके। अभी ये वाली चीज को बहुत सारे वे से बोल सकता हूं, तुम लोग वो लिखना मत। यू ऑल कैन टेल मी व्हाट यू ऑल वांट टू राइट, देन आई विल मेक यू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग। कोई ऐसा बोल सकता है सर सेल्स इज इक्वल टू, खुद ब खुद जरा सोचो, x1 y1 z1, इनका आपस में एक रिलेशनशिप भी तो हमेशा ट्रू होना चाहिए। बेटा z1 इज अ क्लोजिंग स्टॉक, नो? समझा तुम लोग को? तो अभी मैं जो वो लिखने वाला हूं तुम लोग नहीं लिखो, मेरे को बोल देना व्हाट यू वांट टू बी राइटिंग। आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस। फर्स्ट, आपको फर्स्ट मंथ के अंदर कितना यूनिट्स बेचना है 590, तो जरा सोचो 590 यूनिट्स का सेल्स करोगे, सेल्स कहां से करोगे? यू हैव टू बी मैचिंग योर नंबर्स, नो? जब आप लोगों ने जैन मंथ स्टार्ट किया कितने यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था 75। आगे बोलो प्लस, बोलो 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 बोलो, x1 प्लस y1, इतना प्रोडक्शन वो क्या रहेगा। आगे एक और चीज बोलो, माइनस z1। समझ में आता है? सो दिस रिलेशनशिप ऑलवेज हैज टू बी ट्रू, वरना योर सेल्स विल नॉट बी मेट, नो? समझ में आता है? इसी चीज को अगर ऐसे नहीं लिखने का, सम बुक्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस दे विल स्टार्ट टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, सर क्लोजिंग स्टॉक शुड बी इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, आगे बोलते रहो, प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। समझ में आता है? Whether you write down this or you write down this, in any case will mean the same thing. तुमको ये लिखने का है तो सेल्स कंस्ट्रेंट का नाम देता है, तुमको ये लिखने का है तो क्लोजिंग स्टॉक के कंस्ट्रेंट का नाम देता है। तुमको क्या लिखने का है? सेल्स कंस्ट्रेंट लिखो जरा प्लीज।
We'll write on third sales constraint. और ऐसा भी हर मंथ के लिए यू विल हैव टू बी राइटिंग. Jan. मेरे को बस फेब का वो बोल दो यार, देन इट्स ऑल ओके. फिर तुम लोग वो करेक्ट ही करेगा. बोलो z1 प्लस x2 प्लस y2 माइनस z2. लास्टली अभी वो भी बहुत बड़ा लगेगा वो इस क्वेश्चन के अंदर. लिखो फोर्थ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. चालू हो जाओ तो एवरीथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0. चलो, once it is done, this sum is over. Thank you.